जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात वॉर को लेकर, और आपको बता दें कि 33वां दिन इस वॉर का हो चला है और उसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी कार्यालय पर हमला हुआ है। ईरान के हमले से जोरदार धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बहरीन में अमेरिकी कार्यालय पर हमला, और ये बताया जा रहा है कि इस हमले से जोरदार धमाका हुआ है जो ईरान की तरफ से किया गया है। देखिए, लगातार ईरान खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है और इन देशों पर हमले करने से ये संदेश देने की कोशिश कि अगर अमेरिका और इजराइल नहीं मानते हैं, इसी तरह से हमले जारी रखते हैं, तो हम ऐसे ही इन तमाम खाड़ी देशों को निशाना बनाते रहेंगे और इन देशों पर हमले के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ये बड़ी खबर देखिए, बहरीन में अमेरिकी कार्यालय पर यह हमला हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हमला ईरान की तरफ से किया गया है और जोरदार धमाका इस हमले से वहां पर सुना गया है। और इस धमाके के बाद किस तरह से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, काले धुएं का गुबार उठता हुआ। ये बहरीन में हमला किया है ईरान ने। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। बगदाद में अमेरिकी पत्रकार का अपहरण, अगवा पत्रकार के लिए तलाशी अभियान जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बगदाद में अमेरिकी पत्रकार का अपहरण हो गया है और अब उसे ढूंढने की तमाम कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। अभियान वहां पर शुरू कर दिया गया है, तलाशी अभियान जारी है वहां पर। जो इस पत्रकार को अगवा किया गया है उसे ढूंढने के लिए बड़ी खबर। तो एक के बाद एक जो बड़े अपडेट्स हैं इस युद्ध से जुड़े लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ हमले लगातार जारी हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी पत्रकार को ढूंढने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के अलावा रिटायर कर्नल शिवदान सिंह सर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा रिटायर कर्नल राजीव रंजन सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, मेरी तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं लाइव टाइम्स पर। और सबसे पहला सवाल सर शिवदान सर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। सर, क्योंकि 33वां दिन इस युद्ध का हो चुका है और लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन अब एकदम से ट्रंप के सुर इतने बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो शुरुआत से हम देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो इस वॉर को जीत चुके हैं, जो करने की कोशिश कर रहे थे वो लगभग पूरा हो चुका है, लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया है। अब वो कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते में वो इस क्षेत्र से निकल जाएंगे। उन्होंने हॉर्मुज को लेकर भी कहा कि हॉर्मुज से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। सर, इससे क्या समझा जाए, खासकर कि हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि बाकी देशों से कि हॉर्मुज की जिम्मेदारी जो है वो उनकी खुद के देशों की है। देखिए, ये ट्रंप साहब को ये समझना चाहिए कि इस युद्ध से पहले हॉर्मुज के ऊपर क्या किसी का रेस्ट्रिक्शन था? क्या ईरान किसी के शिप को रोकता था? और ईरान के पास एक ही पॉइंट है जिसके द्वारा वो कंट्रोल कर सकता है, जिसके द्वारा अपनी पूरी वर्ल्ड को अपनी इंपॉर्टेंस दिखा सकता है कि वो हॉर्मुज को कंट्रोल करके केवल अपने मित्र देशों के शिप निकलने दे, बाकी को किसी को शिप ना निकलने दे। इससे क्या होता है कि ईरान ने पूरे विश्व को रियलाइज करा दिया है कि ईरान का भी एग्जिस्टेंस है मिडिल ईस्ट में और ईरान वहां की एक सुपर पावर के रूप में है। तो इस वक्त जो है, जो ये ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि वहां से निकल जाएंगे 2-3 हफ्तों में, तो इसके अलावा ट्रंप साहब के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। उन्होंने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए। उन्होंने कहा है कि सत्ता परिवर्तन, क्या सत्ता परिवर्तन हुआ है? उनका इरादा था वहां पर प्रजातंत्र स्टैब्लिश करने का, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का। क्या डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाई? नहीं। वहां पर खुमैनी के मरने के बाद में उनका बेटा वहां पर सत्ता में बैठ गया। तो इसके अलावा न्यूक्लियर, जो उनको बोला था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम बंद कर देंगे ईरान के, वो कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है। वो केवल क्या कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर जो डिवाइस, इनके जो सिस्टम्स हैं, उनको पूरी तरह डैमेज कर दिया जहां पर न्यूक्लियर का रिस्क प्रोग्राम चल रहा था। तो इस प्रकार से अमेरिका अज्यूम कर रहा है, वो अपना फेस सेविंग कर रहे हैं, जिनके द्वारा वो इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। और अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। इसके द्वारा अमेरिका को बहुत बड़ा जो लॉस हुआ है वो हुआ है कि मिडिल ईस्ट में जो उसके जो बेसिस थे वो सब समाप्त हो चुके हैं।
और मैंने पहले भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में दोबारा से बेस बनाने के लिए अमेरिका को काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो जितने भी देश हैं जिनमें मिडिल ईस्ट में बेस बने हुए हैं, वो सब के सब अब दोबारा सोचेंगे कि क्या हमें अमेरिका को अलाउ करना चाहिए बेस बनाने के लिए, क्योंकि इससे उनका खुद का बड़ा काफी नुकसान हुआ। अबू धाबी में देखिए, सऊदी अरेबिया में देखिए, जहां पर कतर में देखिए, इससे जहां बेसिस पर हमले हुए हैं, उससे बेसिस के अलावा एडजॉइनिंग एरियाज में भी डैमेज हुआ है। तो इसलिए अमेरिका ने जो फायदा सोचा था वो नहीं हुआ है, बल्कि उसे काफी नुकसान पहुंचा है। और उसने जो ये सोचा था कि वो इजराइल को की मदद कर देगा, ये परमाणु जो प्रोग्राम है इजराइल का उसे बर्बाद कर देगा, या और जो भी उसके जो बाकी जो हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती हैं, इनको सबको समाप्त कर जाएगा। मगर ऐसा कुछ अजीब हुआ नहीं है, अभी वही एग्जिस्टेंस है उनकी। और ये अब अमेरिका अपनी फेस सेविंग के लिए कह रहा है कि ईरान को हमने अपनी शर्तें मनवा ली हैं और अब हम इस युद्ध को सोच रहे हैं निकलने की, और 2-3 हफ्तों में अपनी, उसके अलावा चारा नहीं है अमेरिका के पास। इतनी दूर से कब तक चलाएगा इस युद्ध को? तो उसकी सीमाएं नजदीक होती मान भी सकता हूँ। जैसे रूस यूक्रेन की लड़ाई आपस में चल रही थी 4 साल से, इस तरह मान सकते हैं, पर अमेरिका इतनी दूर से, उसको एक्स्ट्रा अपना एक्सपेंडिचर होता है उसका, अमेरिका को इजराइल में इसे ईरान में युद्ध अटैक करने का। तो इसलिए इतनी लंबी दूरी से युद्ध को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसने पहले ये सोचा था कि एक झटका मारेंगे, एक छोटा 2-3 दिन का अटैक करेंगे, उसके बाद पुल आउट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ईरान ने पूरे विश्व को दिखा दिया है तो एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, महाशक्ति, और वो महाशक्ति है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। शिवदान सर, कर्नल हिमांशी सिंह, जरा इस चीज को समझाइएगा जो शिवदान सर कह रहे थे कि जो हासिल अमेरिका और इजराइल करना चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ, लेकिन ईरान यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, जो करने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से गई थी वो नहीं हो पाया। ट्रंप के ये बदलते हुए बयान क्या बताते हैं? क्या क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कितना खर्च अमेरिका ट्रंप को उठाना पड़ रहा है इस युद्ध की वजह से। दूसरी तरफ नो किंग्स प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, मिड इलेक्शन कुछ ही समय में है। क्या यही वजह है कि इन सब की वजह से ट्रंप अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां से क्षेत्र को खाली कर दिया जाए, वापसी कर ली जाए? रही हैं आपके सवाल में जितने भी पक्ष हैं, देखिए वो सारे ही इसका जवाब हैं। उसके अलावा देखिए, जब भी आप किसी वॉर के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपकी वॉर गेमिंग होती है। वॉर गेमिंग में आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, आपके शत्रु के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हर चीज को एनालाइज करते हैं। समवेयर दिस हैज बीन मिसकैलकुलेटेड बाय अमेरिका। और देखिए, जब अमेरिका हमला भी करने जा रहा था तब भी अमेरिका की तरफ से उनकी जो सीनियर जनरल्स हैं उनका रेजिस्टेंस था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू पे इतना ज्यादा भरोसा कर लिया और मे बी इंस्टिंक्टिवली वो इस वॉर में आ गए, जबकि उनको पता था कि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। आप अगर पुराना इतिहास उठाकर भी देखेंगे तो चाहे आप ऑपरेशन मेंटिस, जब इनकी ईरान के साथ में नेवल झड़प हुई थी, तब भी इनको एक सबक लेना चाहिए था कि हालांकि तब ईरान वीक स्थिति में था, लेकिन तब से अब तक का जो ईरान है उसमें बहुत फर्क आया है। और मोरओवर अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि जहां पर भी वो गया है, इट हैज गॉट एंटेंगल्ड इन अ लॉन्ग वॉर, जबकि उसको लगता है कि हमने अभी शत्रु पे जीत हासिल कर ली है। वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना चाह रहे थे। ईरान इज ऑलरेडी अ थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी। ईरान इज नॉट कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, वहां पर इलेक्शंस अभी होने वाले हैं, मई में इलेक्शंस हैं वहां पे। एंड देयर आर, जो उनकी मजलिस है, सब लोग बहुत बैठ के तसल्ली से हर चीज का कानून बनता है और वो इम्प्लीमेंट होता है। तो आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। मोरओवर अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिका में रिजीम चेंज जरूर हो जाएगा, चाहे ईरान में हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी को मार देना इज नॉट अ रिजीम चेंज। रिजीम चेंजेस कि अगर वहां की सत्ता में अमूल चूल परिवर्तन आए, जो अमूल चूल परिवर्तन ये लोग नहीं ला पाएंगे। और जहां तक ईरान की बात है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मलेशिया भी है। अब देखिए, हूतीज इस वॉर में आ गए हैं, लाल सागर पे वो हमला कर रहे हैं। उन्होंने इलाट पे हमला किया है इजराइल के। लेबनान में इनकी जिस तरह से लड़ाई चल रही है हिजबुल्लाह के साथ में, वी ऑल नो इट कि इट इज, और वो जिस तरह के वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं नाउ, इवन हूतीज आर फायरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एडवांस मिसाइल्स। उसके अलावा अगर अमेरिका इनके यूनिवर्सिटीज को हमला कर रहा है, तो अब इनकी तरफ से एक बकायदा लिस्ट दी गई है इजराइल की और
अमेरिकन बेसिस के लिए कि कहां कहां वो हमला करेंगे। यहां तक कि एआई को लेकर मिडिल ईस्ट में जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं जो अमेरिका का प्राइड है, एक तो अमेरिका की मिलिट्री उसका प्राइड थी, दूसरा उसकी टेक्नोलॉजीज का प्राइड थी, उस प्राइड पे भी अभी आज से हमले शुरू हो जाएंगे। सो ईरान विल नॉट लेट अमेरिका गो आउट ग्रेसफुली, कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह की 15 शर्तें अभी भी ईरान के साथ में टेबल पे ला रहा है, दे आर वेरी डिसग्रेसफुल। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ईरान की कोई स्पाइन नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है, जबकि ईरान एक सॉवरेन कंट्री है। और इसीलिए आपको पता होगा कि उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसका एक मैनेजमेंट प्लान को भी मंजूरी दी है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्लान बना रहे हैं, वो उसको ऑन ग्राउंड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी नेवल माइंस लगा दी हैं। दे हैव फास्ट अटैक बोट्स, उनके पास कुछ मिसाइलें भी हैं जो स्पेसिफिकली नेवल मिसाइल्स हैं। और अगर देखिए हॉर्मूज में वो टोल टैक्स लगा देते हैं और जिसका पैसा वो रियाल में लेंगे तो लगभग 100 बिलियन तो वो हर साल से कमाएंगे, क्योंकि युद्ध की क्षति को उनको भरपाई करनी है। दूसरा, अमेरिका की जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं और इजराइल, उनको वहां से आने नहीं दिया जाएगा। सो जो स्ट्रैटेजी है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री वेपन्स, इट इज ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिकली डैमेजिंग अमेरिका एंड ऑल्सो डैमेजिंग अमेरिकाज रेपुटेशन। तो ईरान बहुत ज्यादा प्लान के साथ में, आई थिंक ईरान ने बहुत बेटर वॉर गेमिंग की थी। उसको एग्जैक्टली पता है कि उसने कब हॉर्मूज पे नस दबानी है, उसने कब एआई सेंटर्स पे हमले करने हैं, उसने कब इजराइल पे किस तरह से हमले करने हैं। और जिस तरह के मिसाइल बराजेस आ रहे हैं, देखिए अगर पीछे हटा है वहां से यूएसएस गेराल्ड फोर्ड या उनका बुश, तो किस लिए हटा है कि दे नो इट कि व्हाट इज द मिसाइल पावर ईरान हैज। और यूएसएस त्रिपोली भी अगर ले आते हैं तो इनके बस का नहीं है वो 1000 के रेडियस में ईरान के पास कहीं भी आ पाए। So it is not going to be easy for America to even have a graceful exit. और अगर अमेरिका इस समय वहां से निकल जाता है तो उसकी जो साख है मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सो अमेरिका के लिए इट इज अ कैच 22 सिचुएशन, जो मुझे लगता है कि भविष्य में उसने शायद अमेरिका ने इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं देखा होगा। अंदर तो एप्स्टीन फाइल चल रही है, नो किंग्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जनरल्स इनके लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, प्रोटेस्ट बाकी तरह के भी हो रहे हैं, प्लस जो चीजें डिप्लीट हो रही हैं इनके आर्सेनल में। और पोनेल तक जैसी कंपनी ने इसको बैटरीज देने से मना कर दिया है फॉर दी लॉन्चर्स। सो इट इज शेमफुल, स्पेन ने मना कर दिया है। आप देखिए तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि यू डिडंट आस्क अस बिफोर गेटिंग इनटू द वॉर, सो गो एंड स्पीक टू इजराइल। जो इटली के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मना कर दिया है। तो अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है। तो मुझे लगता है श्रुति आगे आने वाले दिन कुछ और भी हमें दिखाएंगे जो हमने शायद पहले नहीं देखा है। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ मैम आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे इस वॉर से जुड़ी। देखिए, ईरान का अमेरिकन सैन्य बेस पर हमला हुआ है, मिसाइल से ईरान का ये बड़ा हमला, और लगातार हम इसी को लेकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, क्योंकि उसने पहले दिन से ये कसम खाई हुई है कि अगर युद्ध तुमने शुरू किया तो उसका खात्मा हमारे हाथ में है, हर एक खून का बदला खून से लिया जाएगा। उन्होंने साफ ये संदेश दिया था और यही वजह है कि हर एक हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो मिसाइल से ईरान का ये बड़ा हमला है अमेरिकी सैन्य बेस पर, तो इसी को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। राजीव रंजन सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राजीव रंजन सर, एक तरफ हम ट्रंप के बयानों को लेकर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से लगातार, क्योंकि 33वां दिन है, हर एक हमले का जवाब, मुंह तोड़ जवाब उसकी तरफ से दिया जा रहा है। और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति का सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच जाना, उनसे बातचीत करना, सर ये क्या बताता है? क्या ये संदेश देने की कोशिश ईरान की जनता को कि सब ऑल इज वेल है, या शासन की मजबूती को ये दर्शाता है, या फिर ये इस चीज को भी दर्शाता है कि तमाम चीजें ठीक चल रही हैं, अब जो डर है उसको छिपाने की उनकी कोशिश है? देखिए, जहां तक आज की बात है, ये जरूर मानते हैं जो ईरान को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन तब पर भी जो उसकी सैनिक ताकत है आज वो हमले के रूप में पलटवार करता जा रहा है और कहीं भी उसमें कमी नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट और सटीक निशाने के साथ वो और सोफिस्टिकेटेड मिसाइल के साथ हमला कर रहा है और काफी विनाश जो है वो इजराइल में और बाकी जगह पर पहुंचा रहा है। और आप देखिए उनकी प्लानिंग काफी सिस्टमेटिक है ईरान की, और उनके स्टेटमेंट्स में दम होता है, जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं।
अगर वो बोलते हैं हम यहाँ हमला करने वाले हैं तो बोल के अटैक करते हैं, यूएस की तरह नहीं जो रोज वो अपने स्टेटमेंट बदली कर रहे हैं, जिनकी बातों पर कोई मतलब भरोसा ही नहीं है और वो एकदम कहते हैं बार बार पलट जाना। तो वो ट्रम्प साहब जो है पलटू राम बन गए हैं पूरी तरह से। उनका कोई बात पर कोई भी उनका कहीं भी वेटेज नहीं है, कोई भी वजन नहीं है उनकी बातों में। अब ईरान ने जिस तरह यूएस को नुकसान पहुंचाया, पहले तो अपने सस्ते हथियारों से, उनके महंगे महंगे जितने भी मिसाइल थे, रडार थे, सबको उसने काफी नुकसान किया है। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड के ऊपर ट्रम्प साहब को मानना पड़ा, जो 17 तरफा 17 फ्रंट अटैक ईरान ने उसके ऊपर किया। साथ में अब्राहम लिंकन के ऊपर 101 मिसाइल दागी गई। ये ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट है। पहले जो वो छुपा रहे थे, पेंटागन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये अब एक्सेप्ट कर रहा है। और समझिए ये दोनों एयरक्राफ्ट, एक तो जेराल्ड फोर्ड तो वापस चला ही गया है और लिंकन भी समझिए आउट ऑफ जो है वॉरफील्ड से एक तरह से बाहर इतना पीछे चला गया है। अब उनको यूएसएस बुश को मंगाना पड़ रहा है, साथ में ट्रिपली को। और अगर वो रियल वॉरफील्ड में आए वहां पर, तो इतना जरूर है उसको भी ईरान टारगेट करने की कोशिश करेगा, जिसको कि पूरा यूएस को डर है